वेल तो चलिए अब आपकी बात कर लेते हैं। वैसे हमने बहुत इधर उधर की बातें कर ली है। Okay. तो देखिए, सर के साथ और आपका ये जो पूरा लाइफ का बैलेंस है ना, ये कई लोग सीखना भी चाहेंगे, क्योंकि एज ए आर्मी ऑफिसर की वाइफ कई चैलेंजेस आपने देखे भी होंगे। सोसाइटी आप लोग को एक अलग नज़रिए से देखती है, बहुत सम्मानजनक नज़रिए से देखती है कि हाँ, वीरांगनाएं कहा जाता है आप लोग को, क्योंकि जितना वो मेहनत करते हैं, जितना वो स्ट्रगल करते हैं, उतनी ही मेहनत और उतनी ही स्ट्रगल आप लोग करते हैं। वो बाहर सबकी रक्षा कर रहे हैं और आप लोग अपनी फैमिली को उनके पीछे से उतना उनको तैयार करके भेजते हैं कि हाँ आप जाओ, मैं संभाल लूंगी सब। Correct. तो वो कैसे लाइफ में आपने बैलेंस किया? क्योंकि सबसे बड़ा मुझे लगता है एज ए फीमेल, अगर आप ये कदम उठा रहे हो कि मुझे एक आर्मी मैन की वाइफ बनना है, तो वही सबसे बड़ा कदम है। एक बार जब आप सोच लेते हो तो वो हो जाता है, और बीच में से बस एक सबसे बड़ी चीज़ सोचनी पड़ती है, और वो ये है कि हाँ, मैं बस पीछे नहीं हटूंगी, चाहे जो भी हो, अब देखा जाएगा, होगा सो देखा जाएगा। मतलब डर तो आपको भी लगा था? लगता है ऐसे बहुत सारे मौके आए जहाँ पर मैं अकेली थी बच्चों के साथ, या मेरे फैमिली जो है, मेरे हस्बैंड की फैमिली मेरे साथ रही है हमेशा से ही, और मैं कह सकती हूँ कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, एंड पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत मौके आए जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ में अवेलेबल नहीं थे, और मुझे कई बार ऐसे हार्ड डिसीजंस लेने थे, या मुझे बहुत काम करना था। तो एक योद्धा की तरह से मैं ही नहीं, हर एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ या एक जवान की पत्नी या एक कहूँ मैं कि सेना में हर कोई अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच का जो बैलेंस है, 19 साल के आसपास हो गए हैं हमारी शादी को, तो आज भी जो वो प्यार और जो वो रोमांस जिंदा है, वो है कि हर दिन हम अपने प्यार को नर्चर करते हैं। हम जैसे बच्चों की परवरिश करते हैं ना, वैसे ही हम कहीं ना कहीं अपने आपस के रिश्ते में भूल जाते हैं कि वो परवरिश, उस प्यार को भी ज़रूरी है, वो जिंदा रहना, वो रिश्ता भी ज़िंदा रहना चाहिए। तो हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, हर छोटी छोटी चीज़ों के साथ साथ अपनी बातें भी कहना, जो आपको बुरा लगा वो शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ तेज नहीं होनी चाहिए, आवाज़ में उतना वजन नहीं होना चाहिए जितना कि आपके शब्दों में वजन होना चाहिए। और कई बार जो चुप्पी है वो भी हमें समझनी चाहिए, कई बार सामने वाले की पर्सनल स्पेस जो होती है वो भी हमें समझनी चाहिए। मेरे हस्बैंड मेरी हर चीज़ को, हर बात को उतने गहराई से समझते हैं, इसीलिए शायद उनके साथ साथ मैं भी उस चीज़ को सीखती चली गई। और मेरी लाइफ के मेंटोर, या मेरी लाइफ में कहूँ कि रियल गुरु के तौर पर शायद मेरे पिताजी के बाद में मेरे पति ही हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। वो जो मैंने कहा कि बर्दाश्त करना, चीज़ों को समझना, देखना, धैर्य रखना, वो सारी चीज़ें मैंने शायद मेरे हस्बैंड के साथ रहते रहते जिम्मेदारियों के साथ सीखी है। कि कैसे चीज़ों के, या कहें कि कैसे सिचुएशन को टैकल आपको करना है, तो वो वहाँ से आपने सीखा। जी। देखिए, जब शादी हो जाती है, कहा जाता है घर पे जब दो बर्तन होंगे तो आवाज़ तो खटकते आएगी, तो है ही। खटकेंगे तो सही। तो जब आपकी लाइफ में भी, क्योंकि आप सबको काउंसलिंग करते हैं, हाँ। तो उस टाइम एज ए पर्सनल, क्योंकि देखो किसी को कहा तो जा सकता है, बट खुद को उस टाइम समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन कई बार आपको खुद को भी पता होता है नहीं यार चुप रहना चाहिए था और नहीं रहा गया। तो आप कैसे सिचुएशन को टैकल करते हो, या जो लोग करना चाहते हैं उनको क्या करो? नॉर्मल सिचुएशंस, नॉर्मल पर्सन के तौर पर जो सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। आई एम अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, सो यू नो, और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम अ लेडी। तो लोग कहते हैं कि लड़की और जो स्त्री है ये कुछ भी कर सकती है। सो कहीं ना कहीं मुझे भी किसी चीज़ को, आज की डेट में नहीं लेकिन कुछ साल पहले तक मेरा तरीका अलग था कि मैं चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कई बार जल्दी रिएक्ट भी करती थी। लेकिन हाँ, मेरे साथ एक खूबसूरती ये थी कि चीज़ें गड़बड़ होते ही मुझे वो समझ भी आती थी। आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम माई ओन मिस्टेक्स। तो मैंने अगर सीखी हैं चीज़ें एंड समझी है अपनी मिस्टेक, तो शायद सॉरी बोलने के लिए आई एम दी फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई विल से सॉरी एंड आई मीन इट। व्हेन आई एम सेइंग सॉरी आई मीन इट। इट्स नॉट द थिंग कि जस्ट कह दिया और हो गया सॉरी। तो वो किसी को मनाने के लिए, और दोबारा मैं उसको रिपीट में नहीं करूँगी, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। आज की डेट में ये है, अभी बदलाव जो आया थोड़ा सा, वो ये है कि पेशेंस रखती हूँ,
चीज़ें हो गई हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए या सिचुएशंस ऑटोमेटिकली होती रहती हैं, चलती रहती हैं। मैं सिर्फ अपने जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल्ड रखती हूँ। कई बार कहीं ज़रूरी भी है वहाँ अपनी बात कहती हूँ, सिंपली अपनी बात कहती हूँ। मुझे कई बार जो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं या मैं कहीं नहीं कह पा रही हूँ, कई बार रोना भी आता है। येस, आई क्राई अलॉट, बहुत रोती हूँ, बट फिर थोड़ी देर बाद याद आ जाता है कि यार वो काम पड़ा है, वो पहले वो निपटाना है। बाद में ये सब चलता रहेगा। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। येस, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट द होल लाइफ। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। पर आज के दौर में हम देखें तो रिश्ते कहीं ना कहीं टूटते जा रहे हैं। जितने स्ट्रांग पहले होते थे, कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। जैसे अभी बात सामने है कि डाइवोर्स हो गया शादी के 3 महीने बाद। हाँ, तो मतलब ये बहुत, मैं ज़्यादा ही शायद टाइम ड्यूरेशन बता रही हूँ। कई ऐसे केसेस भी है जैसे आज शादी 24 हुई, घंटे में divorce। 24 घंटे हाँ। में हो गया। कुछ इस तरीके के मामले सामने आते हैं, पर लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि डाइवोर्स जो है इतना बड़ा डिसीजन माना जाता है, उसके बारे में कहा जाता है बहुत बार आपको सोचना चाहिए। तो आज ऐसा क्या चेंज आ गया कि लोग उस बारे में मतलब सोचना ही नहीं चाह रहे? क्विक डिसीजन। एक आई डोंट नो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसके साथ एकदम से रिलेट कर पाएंगे लोग या नहीं, लेकिन पता है क्या है, हर चीज़ का एक कर्मा होता है, यू नो, एक्शन एंड रिएक्शंस वाली थिंग। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि हम कोई भी बात जब होती है जो डिवोर्स तक जाती है या जो भी चीज़ें हैं, या हम कहें कि शादी जब हो रही है या जो भी चीज़ें हैं, हम ना अपने टास्क को कंप्लीट नहीं करते। हम अपने कर्मा के इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारे बाद में, हम एक कर्मा पूरा नहीं करते। आप एक चीज़ देखिए, कई बार क्या हुआ, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे बात की कि अगर कहीं चीज़ों को लेकर के किसी की खटपट हुई, किसी की अनबन हुई, या किसी ने अपना यू नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अपना शेयर किया, उसके बाद में कई बार लोग वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और चल देते हैं, बात को कंप्लीट नहीं करते हैं। या किसी एक मुद्दे पर बात करते 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 अल्टीमेट गोल क्या होता है हमारा? निष्कर्ष पर आना। लोग निष्कर्ष पर नहीं आना चाहते हैं, है ना। अगर हम निष्कर्ष पर नहीं आते हैं तो वो हमारा कर्मा अधूरा रह जाता है, और जो हमारा कर्मा अधूरा रह जाता है वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमें इफ़ेक्ट करती है, और वो धीरे धीरे वो एनर्जी अपने आप बढ़ती रहती है, राई का पहाड़ जैसे। और वो बढ़ने के साथ साथ बाद में आपको वो कहते हैं ना थॉट्स, वही सेम थॉट्स एंड कर्मास एंड एनर्जीज, ये सारी चीज़ों का बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हुए। ये सारी चीज़ें, ये है इंटरनल फैक्टर्स जो मैं बात कर रही हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? जहाँ पर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे शादी हुई, शादी के बाद में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो अननेसेसरी का आ जाता है, कि आप क्या कपड़े पहनोगे या आप कितने बजे उठोगे, वो पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा, ठीक है। बैलेंस की बात आ रही है। और जहाँ पर लड़की की बात आती है या लड़के की बात आती है, जहाँ किसी लड़की को अगर इस तरीके की बात बोली जाए और अगर पेरेंट्स नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं या पेरेंट्स अपने आदत से मजबूर हैं, वहाँ हस्बैंड का या पार्टनर का रोल आता है कि वो उस सिचुएशंस को हैंडल करें और अपने पार्टनर को भी समझाएं और अपने पेरेंट्स को भी समझाएं। तो इस तरीके की सिचुएशंस जब होंगी कि मतलब इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो पॉजिटिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, जस्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी कि मैं बड़ी हूँ या मैं पेरेंट हूँ या मैं कोई पढ़ी लिखी हूँ। इस तरीके के सिचुएशंस को मैं ये वाले थॉट्स के साथ नहीं आनी चाहिए। अगर हाँ, मैं समझदार हूँ, मेरे कुछ करने से इन दो लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, मैं इन दोनों का आपस में समझौता करा सकती हूँ, देन इफ विद द परमिशन ऑफ समबडी एल्स इफ आई एम इंटरफेयरिंग, देन इट वुड बी ओके। बट कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन ना चिढ़ जाती है इससे, चाहे हाँ। खुद के पेरेंट्स की बात क्यों ना आ Correct। जाए। बच्चे आजकल ऐसे हो गए हैं कि आपने बोल दिया बेटा आप पढ़ लो, तो वो उससे भी चिढ़ जाते हैं कि नहीं अभी तो मैं फोन चला रहा था, अब क्यों पढ़ना है? तो उसको ये लेकर एक थोड़ा सा जनरेशन का चेंज आ रहा है, ये चेंजेस हमें देखने भी पड़ेंगे। मतलब हमारे अंदर जहाँ डर था ना, आजकल वो उल्टा हो गया है, हाँ। रिवर्स हो गया है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही खूबसूरत भी है ये चीज़ें। सो मेरे ख्याल से शायद मैं चीज़ों को ऐसे नहीं प्रेजेंट करूँगी, मैं कहूँगी कि हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकल के आती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए उन नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। यही चेंज है, और चेंज इज़ द कांस्टेंट थिंग। परिवर्तन ही है और परिवर्तन ही संसार का नियम है।
तो Exactly. ये शायद सबसे बड़ी चीज़। तो परिवर्तन के लिए आपने बताया कि थोड़ा सा चेंज को आप एक्सेप्ट कर लो, और अगर अब हम मूल मंत्रा जाने आपसे, हैप्पी मैरिड लाइफ का नहीं, हैप्पी कपल लाइफ का नहीं, हैप्पी लाइफ का, और साथ ही हैप्पी फैमिली लाइफ का, तो उसको क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे? सिंपल सा है, मूल मंत्र यही है कि आप सबसे ज़्यादा लोगों के साथ बात कीजिए जो आपके आसपास हैं। बेटर एंड हेल्दी कम्युनिकेशन हो, टू वे कम्युनिकेशन हो हर जगह पर। आप जितना बोलते हैं या जितना अपनी बात कहना चाहते हैं, उतना ही सामने वाले को भी मौका दें कि उसकी अपनी बात हो और उसको भी सुने। तो शायद आपको बहुत सारे अनकहे ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी, दिखाई देंगी, जो आप टच कर पाएंगे। और अपनी बहुत सारी चीज़ें जो डिज़ायर्ड गोल है, जो डिज़ायर्ड आउटकम है, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, लाइफ बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। बहुत कुछ है इस सागर में। बोलते पहली बॉल पे 6 नहीं लगा तो क्या नहीं हुआ? लगा तो Next कोई ball बात नहीं। बाकी है। और अगर ज़िंदगी में बहुत सारी तरीके को देखना शुरू करें, बहुत सारी चीज़ों को देखना शुरू करें, बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ सीखना शुरू करें। हमारी ज़िंदगी में कोई एक गुरु नहीं होता, तो ऐसे अगर बहुत सारे लोगों के साथ में आप चलना सीखें और उनके साथ देखना सीखें, उनके साथ चीज़ें समझना सीखें, तो शायद आप अपनी लाइफ को हैप्पी रख पाएंगे, खुद को एक अंदर से। एंड हैप्पी किसी और के लिए नहीं चाहिए हमको। मैं आपके सामने बहुत मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन पीछे से जाकर के अगर मैं पटकना शुरू कर दूँ सिर, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ करेक्ट, का? खुद के लिए हैप्पी रहना है ना। बाद में बहुत सारे सुसाइडल केस आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, मतलब लोग यही बोलते हैं, यार इसके साथ तो नहीं सोचा था, ये तो इतना खुश रहता था या हाँ। खुश रहती थी, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। चलिए, अब ये हमने बात की कपल्स को लेकर के, फैमिली को लेके, फैमिली इश्यूज को लेकर। अगर आप अपनी तरफ से इसको लेकर कोई बात रखना चाहें, कोई बात जो आपको लगता है कि यह मेंशन होनी ज़रूरी है? मेरे ख्याल से इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में हर कोई अपना काम कर रहा है और बखूबी कर रहा है। जिसको जितनी समझ है, जिसको जितना भगवान ने अपनी चीज़ों के साथ बख्शा है, वो अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी के साथ हर कोई अपना काम कर रहा है। और हर किसी का इस संसार में एक रोल है। ये चीज़ अगर हम एक दूसरे के साथ समझना शुरू कर दें, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हम अपना काम कर पाएंगे और लोगों को भी उतनी ही इज्जत दे पाएंगे। बस यहाँ पर मैं एक ही चीज़ रखना चाहूँगी कि कई बार हम लोग दूसरों को सिर्फ़ और सिर्फ बाहर से जज कर लेते हैं, जबकि हमें लोगों को जज करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जज करना छोड़ देंगे तो एज इट इज़ जैसा जो पर्सन है वो आपको उतना ही अच्छा लगने लगेगा। और जब अच्छा लगने लगेगा तो आप ऑटोमेटिकली हर सिचुएशन में हैप्पी रहेंगे। जस्ट लाइक किसी को बात बात पे गुस्सा आता है तो आप एक्सेप्ट कर लो, यार इसका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वो आपको अच्छा लगने लगेगा। और आपका जो टोन या आपके शब्द होंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाएंगे कि हाँ, इसको आप गुस्सा देखिएगा आता है। कि मुझे, आपको पता चल गया कि ओके ये शब्द से चिढ़ते हैं, आप दूसरा शब्द यूज करने लग जाएंगे। करेक्ट। बिकॉज आपने इंसान की वैल्यू समझी, ना कि उस बिहेवियर की या उस पर्सनालिटी की। ज़रूरी वो है। जरूरी वो है। बिल्कुल, आपने बहुत सारे बच्चों की भी काउंसलिंग की, आपने जैसे ऑफ द कैमरा बताया भी कि कई बार तो आप लव गुरु बन गई उनके लिए। तो जो बच्चे हैं ना, जो मन के बहुत सच्चे होते हैं, वैसे तो आजकल बच्चे बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी बातें किसी से शेयर ना करें, पर आपने उनको उस कंफर्ट जोन में लेकर आए कि हाँ चलो अब आप यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बातें रख सकते हो। तो क्या क्या बच्चे अधिकतर आप तक बात पहुंचाते थे कि हाँ दिक्कत कहाँ आ रही है बच्चों को, या जो आज पेरेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं ना आपकी बात, वो भी समझे कि अगर उनका बच्चा कोई डिफरेंट टाइप का अगर बिहेवियर कर रहा है, कट रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो क्या वजह है? ओके, यहाँ आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ बाड़मेर के लिए स्पेशली ये बात रखना चाहूँगी। मैं आपके क्वेश्चन पे उसके बाद में आऊँगी। यहाँ पर कई बार बच्चियों की, स्पेशली मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, कई बार गर्ल्स की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स उनका ही बाहर निकलना बंद कर देते हैं। करेक्ट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, राइट। बच्चियाँ अपने ट्यूशन जाती हैं, अपनी चीज़ें करती हैं, स्कूल जाती हैं, और वो बिल्कुल सही हैं, अपने काम ठीक से कर रही हैं। उनको एक सही मार्गदर्शक की ज़रूरत है, गाइड की ज़रूरत है, एक दोस्त की ज़रूरत है, एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जिससे वो अपनी दिल की बात कह सकें।
लेकिन जब वो अपने घर में जाकर के अपनी बात कहना चाहती हैं कि फलाना ने मुझे तंग किया या फलाना प्रॉब्लम मेरे साथ आई, तो पेरेंट्स बजाय उन चीज़ों को देखने के, उन चीज़ों में जाने के, उन चीज़ों की शिकायतें करने के लिए, शायद पेरेंट्स भी डर जाते हैं बिकॉज ऑफ दी सोसाइटी कि हमारा सोसाइटी में नाम खराब ना हो जाए कहीं। तो ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, अपनी बेटियों के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, ताकि वो भी अपना सिर ऊपर उठा करके चल सकें। मैं भी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए रोक टोका टाकी होती थी, बट मेरे फादर मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। मैंने जो डिसीजन लिया, जो चीज़ें की, मेरे फादर मेरे साथ खड़े रहे, उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े रहे। मैं राजपूत परिवार से हूँ, क्षत्रिय परिवार से हूँ, और ऐसे परिवार में वहाँ पर इन चीज़ों में काम करना, चीज़ों में जाना, बाहर करना, अकेले जाना, देश विदेश अकेले घूम के आना, वो सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो सारा कॉन्फिडेंस वहीं से आया ना जो परिवारों ने दिया। तो सेम जो है वो मैं यही चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ खड़े हों, अपनी बेटियों को किसी भी तरीके से रोकें नहीं, उनकी बातों को समझें, उनको हिम्मत दें, और ताकि वो बाहर जाकर के चीज़ों को ठीक कर सकें। नाउ आई एम कमिंग ऑन द क्वेश्चन कि जहाँ बच्चे अपनी बात कहना चाहते हैं, और अपने जो बॉयज़ भी हैं ऑफ कोर्स, देखिए हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, राइट? वहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलतियाँ भी करेंगे। अगर हम थोड़ा सा लुक बैक करें तो क्या हमने गलतियाँ नहीं की? करेक्ट। ज़्यादा और कम की तो कोई यहाँ पर मेजरमेंट नहीं चल रहा ना। लेकिन ज़िंदगी में हर आदमी जब अपनी गलती से सीखेगा, धीरे धीरे उन चीज़ों को समझेगा, तब वो आगे जा कर के आगे बढ़ने के लिए वो तैयार होगा। वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस आएगी उसके साथ भी। लेकिन हम लोग पहले से ही इस मोड में रहते हैं कि यहाँ तो कुछ गलत होगा ही नहीं जी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मेरा बच्चा है, ऐसे कैसे निकल सकता है? आपको क्या पता कि आप 14 साल के थे तब आपने कौन कौन सी गलतियां की थी? उनमें से आपको मेजरली कुछ बातें याद होंगी ना। पूरी जिंदगी तो 14 साल की, 13 साल की, 12 साल की याद नहीं है ना हमको। बड़ी बड़ी बातें और छोटी छोटी बातें कई बार हमें याद आ जाती हैं, लेकिन बच्चे अपने ही पेरेंट्स का ही रिफ्लेक्शन है। क्यों कहते हैं कि ये तो अपने पापा जैसा दिख रहा है, ये गुस्सा अपने पापा जैसा करता है ना, ये अपनी मम्मी जैसी दिखती है? क्यों कहते हैं? तो आप जिन चीज़ों से डर रहे हैं एज अ पेरेंट कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए या वो चीज़ें ऐसी होंगी, कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपका रिफ्लेक्शन है, और वो बच्चे वो चीज़ें ज़रूर करेंगे। तो बेटर है कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, उन चीज़ों को फेस करो। लेकिन अगर आप फेस करेंगे, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, तो शायद जिन चीज़ों पर आप ठीक नहीं कर पाए थे वो आप यहाँ ठीक कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा फंडा है। अब बच्चे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते आए हैं, कुछ जो आप बताना चाहें? ओके, सो एज अ काउंसलर दिस इज़ लाइक यू नो, दिस इज़ द थिंग विच वी एक्चुअली फॉलो, कि we don't share generally those informations, but yes, I get all kinds of problems जहाँ बच्चे चाहे अपने रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई बहुत छोटा बच्चा आपके सामने आया है कि जिसने बोला हो कि 3rd क्लास का कि हाँ मुझे ये लड़की पसंद है? हाँ, 4th क्लास का बच्चा आया था। क्या बोला उसने? ऐसे एक बच्चे से मैं टकराई थी, तो जहाँ उस बच्चे ने एक बच्ची ने बताया मुझे कि ये मुझे मैम बहुत ज़्यादा देखता रहता है। Oh my God! एंड देन आई जस्ट आस्क्ड दैट बॉय, तो ही वाज लाइक, बहुत स्वीटली उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मैम ये अच्छी लगती है मुझको। तो यू नो ये एक बहुत ही प्यारा सा उसका फीलिंग है। तो मैंने उस लड़की को दोबारा पूछा, बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो उसने, ये तो गलत है ना। आई सेड, हु सेड दिस कि ये गलत है? सोसाइटी ने बना दिया ना। तो मैंने कहा बेटा आप बहुत सुंदर हो, और अगर आप सुंदर हो और आपको लोग तारीफ कर रहे हैं तो से थैंक यू। हर जगह झगड़ना जरूरी नहीं, हर जगह क्वेश्चन लाना जरूरी नहीं है कि मुझे कोई देख रहा है तो क्यों देख रहा है। अरे अच्छी बात है, जो अच्छी चीज़ होगी उसको दुनिया देखेगी, तारीफ करेगी, तारीफ करे और आप थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड फील करें, इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है? सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें भी तो हो सकती है ना। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से चीज़ों को देखे और उसको गलत भावों से लेकर के जाए, राइट, वो चीज़ है जहाँ लड़कों को भी हमें समझाना ज़रूरी है। मैंने एक बहुत
कुछ दिन पहले अपना एक वीडियो शेयर किया है अपने इंस्टा चैनल पे, और उस वीडियो में मैंने यही बोला है कि हमें जो मम्माज़ बॉय हैं वो नहीं तैयार करने हैं, हमें जो बड़ा करना है वो एक काइंड एंड गुड मैन तैयार करना है, एक अच्छा आदमी तैयार करना है हमें। गुड पेरेंटिंग का सो ये गुड पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है, तो एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ बिल्कुल। अभी पर मेरा सवाल बाकी है। ओके, आपने सिर्फ एक सवाल पूछा है ये बच्चे ने क्या पूछा, कुछ सवाल मतलब जनरली, क्योंकि हम किसी की आइडेंटिटी रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं सोसाइटी। कई बार बच्चे मुझसे ये पूछने आते हैं कि मैम इस सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है। जो आप प्रॉब्लम्स को सोचिए, देखते जो प्रॉब्लम्स को देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो बच्चे अपने आसपास देखते हैं, वो बच्चे कई बार ये भी पूछने आते हैं मुझसे कि मैम ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, उसने ऐसा क्यों किया। कई बार वो डायरेक्टली नहीं बताते शुरू में, तो उससे पता चलता है कि उनके आसपास कितना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है। उस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर की वजह से वो जब बच्चा स्कूल आ रहा है, चाहे किसी भी एज का हो, क्या उसका सच्चा मन पढ़ाई में लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है, राइट। और कई बार ऐसे टीचर्स भी मुझे मिले, कई बार ऐसे टीचर्स मिले जो बैकग्राउंड में अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहे हैं और वो सारा गुस्सा स्कूल में आकर के बच्चों पर उतार रहे हैं। तो उनको कहीं गिल्ट था इस चीज़ का? हाँ, जब मैं अपने काउंसलिंग एक्टिविटीज़ में, जब मैंने उनको कुछ एक्टिविटीज़ उनके साथ हमने की, तो टीचर्स वर इन टीयर्स, उनकी दे वर लाइक यू नो इन दैट रिग्रेट्स कि वो चीज़ें उन्होंने करनी चाहिए, वो हुई नहीं, या उनको दुख है इस बात का कि उन्होंने किसी बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, या वो परेशानियों से आए थे। सो यू नो सोसाइटी में अगर हम हर जगह पर देखें तो प्रॉब्लम्स हैं। इट्स नॉट द थिंग कि ये पर्टिकुलर फील्ड है या ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर मतलब वही कम्युनिकेशन अगेन आ जाता है, Correct. जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है। चलिए, हमने आपसे बहुत ज़्यादा बात की मेंटल हेल्थ के बारे में। अब हम आना चाहेंगे अगले टॉपिक स्पिरिचुअलिटी पे। ओके, उसको लेकर आप क्या व्यू रखती हैं? क्या वाकई में, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, आत्मा है, परमात्मा है, पर कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ कहते हैं अंधविश्वास है। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, बिकॉज ऑफ कोर्स जो एग्जैक्टली स्पिरिचुअल लीडर्स हैं हमारे देश में या इंटरनेशनल लेवल पर, आई थिंक वो इन चीज़ों पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं और करते हैं। सो मेरा जो मानना है, जहाँ तक है, मेरा मानना है कि आप जितना चीज़ों को लेकर के विश्वास करते हो, और जो आप विश्वास है, जिस चीज़ को आप जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे ही वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। अगर मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, आई एम अ रिलीजियस पर्सन ऑल्सो एंड आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो। मेरे लिए उतनी ही चीज़ों की मान्यताएं हैं, पूजा, व्रत, त्योहार, उनकी भी मान्यताएं हैं, और अध्यात्म को लेकर के कर्म, और जो हम प्रेयर्स के अलावा अगर मैं कहूँ कि ध्यान की अगर हम बात करते हैं, तो वो ध्यान की भी मेरे दिमाग में उतनी ही मान्यता है, उतना ही मेरा गहरा विश्वास है उस चीज़ को लेकर। तो अध्यात्म एक अलग टॉपिक है, उसको हम 2 या 3 सवालों के साथ या शब्दों के साथ नहीं क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग इस जर्नी को देखते हैं, इस जर्नी के साथ जो फील करते हैं, उनकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के एक्सेप्टेंस आने लग जाती है। वो बहुत सारी चीज़ों से परे सोचते हैं। मैं अपनी लाइफ में आज की डेट में उसी जर्नी में हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों में बियॉन्ड सोचने लगी हूँ। लोग, और मुझे कई बार लोगों को सुनते सुनते लगता है कि ये तो बस यहीं तक की मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो जो परे सोचने की जो ताकत है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलती है, स्पिरिचुअल जर्नी के साथ आपको मिलती है। यानी कि वहीं से मैनिफेस्टिंग और ये सारा जो आजकल बहुत सारे Correct. जिसको लेकर के नॉवेल्स आ रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन से ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये मुमकिन है, आप जैसा सोचोगे वैसा होने लग जाता है। वो आपकी टेलीपैथी है या लॉ ऑफ अट्रैक्शंस हैं या मैनिफेस्टेशंस हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, वो पावर को जैसे जैसे आप समझना शुरू करते हो, जैसे कि मैं चक्रा बैलेंसिंग पर फोकस करती हूँ, तो जो हमारे शरीर के जो चक्रास हैं, बहुत सारे चक्रास होते हैं, मोर देन 400 चक्रास हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन उनको 7 चक्रों में बांटा गया है हमारे शरीर को।
तो जब हम पढ़ते हैं उन चक्रों के बारे में, तो उन चक्रों के साथ में अगर आप देखिए कि एक अलग ही इमेज है उनकी, एक अलग ही ऑरा है हर चक्र का, और हर चक्र के साथ इंटरनली हमारी जो बीमारियों की हमने बात की थी वो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सो जैसे जैसे आप इसकी डीप नॉलेज में उतरते हैं, वैसे वैसे आप अपनी बॉडी को क्लेंज करने लगते हैं, बॉडी आपकी एनर्जी फील करती है, और बॉडी क्या, हर चीज़ आज की डेट में हम अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो एवरीथिंग इज़ एन एनर्जी, सब तो कुछ एनर्जी से ही पॉसिबल है ये सब। सो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से लंबा विषय है, लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत और मेरे दिल के बहुत करीब ये टॉपिक है। मैं जिस जर्नी को एंजॉय कर रही हूँ